शिक्षण सहायक सामग्री। तो आपकी ये जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल या टीचिंग लर्निंग एड्स कहेंगे इसे। ये क्या होते हैं? ये आपकी शिक्षण प्रक्रिया को सरल, जीवन और प्रभावी बनाने के लिए जिन वस्तुओं या साधनों का उपयोग किया जाता है उन्हें शिक्षण सहायक सामग्री कहा जाता है। तो बेसिकली जब आप टीचिंग के लिए जाते हैं अपनी कक्षा में, वहां पर आप अगर अपनी टीचिंग को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए अगर आप कोई चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वही क्या हो जाएगी? आपकी शिक्षण सहायक सामग्री। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए डायग्राम में भी दिख रहा है, अगर एक कोई पढ़ा रहा है ये टीचर और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स बैठे हैं वो उसको साथ ही साथ, जो अगर मान लीजिए कोई स्टोरी सुना रहा है तो अगर साथ ही साथ वो उससे कुछ कैरेक्टर्स को यहाँ पर शो भी कर रहा है किसी मॉडल की सहायता से या किसी आप कह सकते हैं एक पपेट की सहायता से, तो यहाँ पर ये बच्चों को ज्यादा समझ में आएगा। तो ऐसी कोई भी चीज या ऐसी कोई भी वस्तु जो आपकी शिक्षण प्रक्रिया को सरल, जीवन और प्रभावी बनाती है, यानी इजी हो जाता है बच्चों के लिए उसे समझना, बच्चे सक्रिय रूप से भागीदारी करते हैं, यानी जीवन तो उठती है आपकी कक्षा, और आपका जो टीचिंग होती है वो और भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है, ज्यादा प्रभावशाली हो जाती है। यही चीजें जो होती है आपकी क्या कहलाती है? शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है। देखिए यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स भी है, जैसे कि आपका ग्लोब हो गया, एसएसटी वगैरह अगर आप पढ़ाएंगे, अगर आप बच्चे को ग्लोब में वो चीज दिखाएंगे तो बच्चों को और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सीडीज हो गई, ब्लैक बोर्ड हो गया, व्हाइट बोर्ड्स हो गए, फ्लैश कार्ड्स हो गए, जो छोटी कक्षाओं में इस्तेमाल किए जाते हैं, इनका फॉर्मुलेस वगैरह लिखकर बच्चों को सिखाया जाता है। अच्छा, अब ये क्यों ज्यादा प्रभावशाली बना देती है टीचिंग को? देखिए, शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग से अधिक जो है इंद्रियां आपकी सक्रिय हो जाती है। अगर बच्चा सिर्फ सुनने के बजाय, यानी कि अगर वो टीचर के लेक्चर को सिर्फ सुनने के बजाय चीजों को देख रहा है, या कोई एक्टिविटी आपने बच्चों से करा ली, ठीक है, आपने कोई एक्टिविटी बच्चों से कराई, तो बच्चा वहां पर क्या कर रहा है? चीजों को देख भी रहा है, सुन भी रहा है, उसे स्पर्श कर भी रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया? अधिक इंद्रियां सक्रिय हो गई, जिससे बच्चे की जो लर्निंग है उसका अधिगम और अच्छी तरह से होगा, वो चीजों को और अच्छी तरीके से समझ पाएगा। तो अगर एक क्वेश्चन ये जो आपसे अक्सर पूछा जाता है कि शिक्षण सहायक सामग्री क्यों उपयोगी है, तो वो इसीलिए है क्योंकि ये बच्चों के अधिक ज्ञान इंद्रियों को सक्रिय कर देता है और इसीलिए ये बहुत ही उपयोगी होता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। अब अगर हम शिक्षण सहायक सामग्री के उद्देश्य देखें या एक टीचिंग लर्निंग एड किस तरीके की होनी चाहिए, तो उसके लिए पॉइंट्स देखते हैं। तो पहला है आपका कक्षा में शिक्षार्थियों को सक्रिय बनाएं, यानी कि आपकी जो शिक्षण सहायक सामग्री है वो इस तरीके की होनी चाहिए जिसे देखकर सभी बच्चे जो हैं वो सक्रिय हो जाएं, वो एक्टिवली टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें। फिर है उनकी क्षमताओं के अनुसार होनी चाहिए, यानी अगर आप कोई टीचिंग एड ले जा रहे हैं क्लास 6 के बच्चों के लिए तो वो उनकी आयु और उनके मानसिक स्तर के हिसाब से होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप कोई हाई लेवल की टीचिंग एड एक क्लास 6 में जाकर दिखाएंगे तो वो बच्चों को समझ में नहीं आएगी। तो टीचिंग एड हमेशा कैसी होनी चाहिए? बच्चों की क्षमताओं के अनुसार होनी चाहिए। फिर है पाठ योजना को विकसित करें और रुचि पैदा करें। तो जो भी विषय वस्तु आप बच्चों को कक्षा में पढ़ाने जा रहे हैं, ये शिक्षण सहायक सामग्री या टीचिंग एड जो है वो उसके हिसाब से होनी चाहिए, उसमें मददगार होनी चाहिए, वो आपकी विषय वस्तु को या पाठ योजना को और ज्यादा विकसित करे और साथ ही साथ बच्चों के अंदर रुचि पैदा करे, यानी बच्चे इंटरेस्ट ले उस चीज में और जो विषय वस्तु पढ़ाई जा रही है उसे और अच्छी तरह से समझे। फिर है छात्रों को अच्छा पर्यवेक्षक बनाना, यानी कि जब आप टीचिंग एड यूज करते हैं तो बच्चे उसे बहुत अच्छी तरह से ऑब्जर्व करते हैं, बहुत ध्यान देते हैं उस पर, तो ये बच्चों को क्या करता है? अच्छा पर्यवेक्षक बनाता है। फिर है आसान और समझने योग्य शिक्षा सामग्री विकसित करें। तो टीचर को हमेशा इस तरह की शिक्षा सहायक सामग्री यूज करनी चाहिए जो आसान हो, सरल हो और समझने योग्य हो। ठीक है, बच्चे उसे आसानी से समझ सकते। फिर है बच्चों की सीखने के नियमों का पालन करें। तो जो लर्निंग के हमारे लॉज होते हैं, यानी कि कुछ नियम होते हैं अधिगम के, ये जो शिक्षा सहायक सामग्री है उसको फॉलो करती है। फिर है उद्देश्यों को पूर्ण करें। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है कभी भी उद्देश्य ही नहीं होता, हमेशा हम जो भी पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों को उसके लिए हम कुछ उद्देश्य निर्धारित कर लेते हैं। ये सिखाने के बाद बच्चा क्या कर पाएगा। तो आपकी जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है या टीचिंग एड है वो हमेशा ऐसी होनी चाहिए जो आपके उद्देश्यों को पूर्ण करने में सहायक हो। फिर है विभिन्न समूहों में रुचि पैदा करें। एक कक्षा की अगर हम बात करें तो उसमें विभिन्न तरीके के बच्चे हमें देखने को मिल सकते हैं। सबके लर्निंग हैबिट्स भी अलग अलग तरीके की होती है। कुछ बच्चे देखकर सीखते हैं, कुछ बच्चे
जो है सुनकर भी अच्छा सीख लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एक्टिविटी करते हैं, जब गतिविधि आप कोई कर रहे हैं या फिर जब खुद से चीजों को करके देख रहे हैं तभी उन्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो आपकी जो टीचिंग एड है वो विभिन्न समूहों में रुचि पैदा करे, यानी जो अलग अलग प्रकार के बच्चे हमें एक कक्षा में मिल रहे हैं वो सभी बच्चे जो है इस टीचिंग एड से लाभान्वित हो सके, ऐसी ही टीचिंग एड हमें यूज करनी है। फिर है शिक्षण प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए। तो टीचिंग एड हमेशा क्या करती है, आपकी शिक्षा प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बना देती है, प्रभावशाली बना देती है। फिर देखिए आपके टीचिंग एड्स जो होती हैं हम उन्हें किस तरीके से प्रकारों में बांट सकते हैं। तो देखिए एक होती है आपकी श्रव्य सामग्री यानी कि आपके ऑडियो एड्स, ठीक है, ऑडियो जिससे सुनकर सीखा जाता है। एक होते हैं आपकी दृश्य सामग्री यानी कि आपके विजुअल एड्स, और तीसरी होती है आपकी श्रव्य दृश्य सामग्री यानी कि एवी एड्स या ऑडियो विजुअल एड्स। तो श्रव्य सामग्री में क्या चीजें आ जाएंगी, रेडियो आ गया, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, माइक, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है, फोन पर जब आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं, मोबाइल, आईपॉड, वॉकमैन, MP3, हेडफोन, ये सब किसमें आ जाएंगे, जिससे बच्चा सुन के सीख सकता है। फिर दृश्य सामग्री में क्या आ जाएगा, ग्राफ, चित्र, ट्रांसपेरेंसी जो आपके OHP में लगती है यानी कि ओवरहेड प्रोजेक्टर में लगती है। फिर स्लाइड्स हो गई, पावर पॉइंट हो गया, PPT प्रेजेंटेशंस आपकी जो होती हैं, पुस्तक, चार्ट, मॉडल, प्रादर्श, वास्तविक वस्तुएं जब आप रियल ऑब्जेक्ट्स दिखाते हैं कक्षा में, फोटोग्राफ हो गए, बुलेटिन बोर्ड हो गए, डिस्प्ले बोर्ड हो गए जिसपे सूचनाएं अंकित की जाती हैं, ये सब आपके किस में आएगा, जब बच्चा देख के सीख रहा है तो दृश्य सामग्री में आ जाएगा। फिर ऑडियो विजुअल एड्स में क्या आ जाएगा, जहां पे बच्चा सुन भी रहा है और देख भी रहा है, जैसे दूरदर्शन हो गया, दूरदर्शन में कई एजुकेशनल प्रोग्राम्स दिखाए जाते हैं। फिर LED, LCD, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई, इंटरैक्टिव बोर्ड्स हो गए, मोबाइल, चलचित्र, CCTV, सोशल नेटवर्किंग, टैबलेट, लैपटॉप, ये सब क्या है आपकी श्रव्य दृश्य सामग्री। इसके बाद एक और तरीके का कैटेगराइजेशन होता है, यानी एक और तरीके के प्रकारों में आप बांट सकते हैं। एक होते हैं आपके अप्रक्षेपित, नॉन प्रोजेक्टेड, एक होता है प्रक्षेपित यानी प्रोजेक्टेड, और तीसरे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अप्रक्षेपित में जैसे कि आ जाएंगे जिसको आपको स्क्रीन पे प्रोजेक्ट नहीं करना है, ठीक है। प्रक्षेपित में क्या आते हैं, जिसको आप स्क्रीन पर लेते हैं, प्रोजेक्ट किया जाता है, प्रक्षेपित किया जाता है। तो अप्रक्षेपित में आपके पुस्तकें आ जाएंगी, जर्नल्स आ जाएंगे, हैंड आउट, वर्कशीट्स वगैरह, ये सब आपके किसमें आ जाएंगे, अप्रक्षेपित में। प्रक्षेपित में आपके क्या आ जाएंगे, ओवरहेड प्रोजेक्टर, OHP आ जाएगा, इसमें जो आपकी ट्रांसपेरेंसीज लगती है, स्लाइड फिल्म हो गई, स्ट्रिप्स हो गई, शैक्षिक चलचित्र हो गए, ठीक है, ये सब क्या है, प्रोजेक्ट किए जाते हैं स्क्रीन पर। तो ये क्या आ गई, अभी प्रक्षेपित में आ गई। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या आएगा, जैसे कि कंप्यूटर में आपके प्रोग्राम चलते हैं, ठीक है, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन हो गए, CAI हो गया, CMI हो गया, CAL, इंटरैक्टिव वीडियो डिस्क हो गई, CCTV, ट्रांसमिशन, ये सब आपके क्या हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत आ जाएंगे। ये देखिए एक OHP का आपका चित्र है, ठीक है, ये क्या है आपका, यही आपका क्या है, ओवरहेड प्रोजेक्टर। ओवरहेड प्रोजेक्टर में क्या है, यहाँ पर ये आपके स्लाइड्स लगती हैं, ठीक है, ट्रांसपेरेंसीज लगती है, यहाँ पर वो आपकी ट्रांसपेरेंट शीट होती है जिसपे कुछ ड्राइंग्स बनी होती है। तो ये क्या होती है, यहाँ से यहाँ पर आ रही है और ये मिरर जो है इसके थ्रू यहाँ पर पूरा प्रोजेक्ट हो रही है, स्क्रीन के ऊपर प्रक्षेपित हो रही है और फिर ये बच्चों को नजर आता है, ठीक है। तो ये OHP हो गया। फिर ऐसे ही स्कूलों में क्या आ रही है, आजकल वर्चुअल क्लासेस आ रही है, जहां पर आपको क्या दिखाई जाती है, PPT प्रेजेंटेशंस दिखाई जाती है यहाँ स्क्रीन पर। तो ये आपकी वर्चुअल क्लासरूम्स हो गई, इसकी भी बहुत हेल्प ली जाती है, आजकल एनिमेटेड चीजें दिखाई जाती है बच्चों को। अब अगर हम महत्व की बात करें कि जो टीचिंग एड्स हैं वो क्यों महत्वपूर्ण है आज, तो देखिए उसके महत्व की बात करते हैं। पहला है आपका ये अभिप्रेरित करना, यानी कि जो टीचिंग एड होती है वो बच्चों को मोटिवेट करती है सीखने के लिए, अभिप्रेरित करती है। फिर है स्पष्टीकरण, जो चीजें केवल टीचर बोलकर बता रहा है, जिसको बच्चों को अपने दिमाग में खुद से जो है सोचना है, उसके बजाय अगर आप बच्चों को कोई चीज दिखा रहे हैं या कोई एक्टिविटी के माध्यम से करा रहे हैं तो बच्चा उसे खुद करके देख रहा है, उससे चीजें ज्यादा स्पष्ट हो जाती हैं। तो ये स्पष्टीकरण में सहायक होती है। फिर है क्रैमिंग, यानी रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करती है। जब बच्चा चीजों को देख कर, सुनकर, बल्कि खुद करके जब सीखता है तो वो अच्छे से बच्चे के दिमाग में आ जाती है, अच्छे से वो समझ जाता है, तो इससे रटने की प्रवृत्ति जो है वो बच्चों के अंदर धीरे धीरे कम होने लगती है। फिर है शब्दावली में वृद्धि। तो देखिए ई बुक्स वगैरह आजकल चल गई हैं, बच्चे जब ई बुक्स, ऑडियो बुक्स वगैरह सुनते हैं, ठीक है, अपनी स्टोरीज को, तो बच्चे नए नए शब्द सीखते हैं, तो इससे उनकी शब्दावली में वृद्धि होती है। फिर है समय और धन की बचत होती है। तो अगर आप टीचिंग एड की हेल्प लेते हैं तो आप कम समय में और कम धन खर्च करके आप बच्चों को अच्छी तरह से समझा सकते हैं, तो समय और धन की बचत होती है। कक्षा जीवंत और सक्रिय हो जाती है। तो बच्चे जो है जब टीचिंग एड दिखाती है टीचर, तो बच्चे और ज्यादा अच्छे से इंटरेस्ट लेते हैं उसमें और एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, सक्रिय रूप से भागीदारी करते हैं, तो इससे कक्षा जो है जीवंत होती है। फिर है सुस्ती से बचा जाता है।
तो जैसा कि हम कह रहे हैं कि बच्चे जो है इंटरेस्ट लेंगे जब चीजों में, तो क्या होगा, वो सुस्त नहीं होंगे। अदरवाइज क्या होता है, कभी कभी टीचर आ रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो है उनका ध्यान कहीं और ही होता है, कुछ बच्चे पीछे सो जाते हैं। तो यहाँ पर ये सुस्ती से बचा जा सकता है अगर आप कोई टीचिंग एड भी इस्तेमाल करें अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान। फिर है प्रत्यक्ष अनुभव। तो जो टीचिंग एड्स होती है बच्चों को प्रत्यक्ष अनुभव देती है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस देती है। जब बच्चा खुद से करके सीख रहा है या खुद से देख रहा है, तो देखना, सुनना या खुद से करके स्पर्श करके देखना, उससे जो है बच्चा और अच्छी तरह से सीख पाता है, क्योंकि इसके लिए एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है, प्रत्यक्ष अनुभव होता है। तो ये था आपका आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।